अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीच टीवी ने एक नए प्रोग्राम जिसका नाम है लेजेंड लीड लेगेसी का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं अपने मौजूद मेहमान के साथ हाजिर हूँ। हम इस प्रोग्राम में किसी भी बीमारी या उसकी तशखीस के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे मौजूद मेहमान को अल्लाह ताला ने जिन बुलंदियों और तरक्कियों से नवाजा है, उन्होंने इस मकाम पर पहुँचने के लिए जिन मरहल को तय किया है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। मेरे मौजूद मेहमान का नाम ब्रिगेडियर प्रोफेसर मुनीर अकमल लोधी साहब है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक बेसिकली ब्रिगेडियर रिटायर रहे और डॉक्टर साहब ने सितारा इम्तियाज़ हासिल किया पाकिस्तान आर्मी से। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अपना MBBS कंप्लीट किया 1983 के अंदर, और MBBS कंप्लीट करने के बाद FCPS 1994 के अंदर कंप्लीट किया। डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्व करते रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी को, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर। करंटली डॉक्टर साहब एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को। इसके अलावा डॉक्टर साहब PPA पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन फेडरल के प्रेसिडेंट रहे हैं 2 साल। डॉक्टर साहब का ख़ास इंटरेस्ट जो है वो पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर है, और CPSP के अंदर ऑलरेडी डॉक्टर साहब एज ए एग्जामिनर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। फाइनली डॉक्टर साहब ने आर्मी लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स के पायनियर की सूरत में भी काम किया है। तो आइए अपने मौजूद मेहमान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब जैसा कि आप जानते हैं कि पीच टीवी ने एक नए प्रोग्राम लेजेंड लीड लेगेसी का आगाज़ किया है, तो उस सिलसिले में मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने बचपन में स्कूल्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए सर। पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फार्म यू ने ये मौका दिया कि अपने बारे में कुछ बात की जाए। मैं एक आर्मी घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब जो हैं वो फ़ौज में मेजर थे, जिसकी वजह से उनकी तब्दीली मुख्तलिफ जगहों पे होती रही। और आप हैरान होंगे कि मैंने मैट्रिकुलेशन 8 स्कूलों से पास किया। 8 स्कूलों में, क्योंकि हर 2 साल बाद आप कहीं ना कहीं जाते थे। लेकिन खुशकिस्मती से क्योंकि सारे कैंटोनमेंट के स्कूल थे, तो मैट्रिक में मेरे अच्छे नंबर आए। उसके बाद हम मुल्तान में सेटल हो गए। FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बोस्टन रोड से की। उस वक्त मेरे लिए एक मुश्किल मरहला आया जब मेरा एडमिशन निश्तर मेडिकल कॉलेज में भी हो गया और मुझे आर्मी मेडिकल कॉलेज से भी कॉल आ गई। फिर मैंने वालिदैन से मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया। दोस्तों का वोट ज़ाहिर है निश्तर की तरफ था, लेकिन वालिद की नसीहत पे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने 1983 में ग्रेजुएशन की। मैं हम 6 बहन भाई थे। मेरी वालदा वाजबी पढ़ी लिखी खातून थी, लेकिन उनको वैसे वो बहुत एजुकेटेड थी। उन्होंने हमारी पढ़ाई में हमें इनकरेज करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। वालिद साहब तो फ़ौज की वजह से हमेशा बॉर्डर पे रहे, हमेशा मसरूफ़ रहे, तो हमारी वालदा फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया और उनका बड़ा विजन था। उन्होंने हमारे सबसे बड़े भाई के बारे में कहा कि इंजीनियर बनेंगे, और माशाल्लाह वो इंजीनियर बने और लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर और सेक्रेटरी डिफेंस, बाद में वज़ीर दिफा भी रहे। और फिर उन्होंने एक और भाई के बारे में कहा कि वो पायलट बनेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह पायलट बने और वो एयरफोर्स में मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। मेरे बारे में उन्होंने कहा जी इसको मैंने डॉक्टर बनाना है ताकि हमारा कोई इलाज करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मुल्तान में हाउस जॉब किया, और हाउस जॉब के दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया कि मैं पीड्स में हाउस जॉब कर रहा था 2 महीने का। तो पीड्स के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, एक ही स्पेशलिस्ट होता था उस ज़माने में, 1985 की बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी छुट्टी जाना तो ज़रूरी है, तो ये जो बच्चा है ये बहुत मेहनती है, तो ये फर्स्ट ऑन कॉल कर लेगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट कवर करेगा और तमाम इमरजेंसियाँ ये देख पाएगा। तो जो एतमाद मुझे उनके मिला, जो ब्रिगेडियर शाहिद अजीज़ मेरे उस्ताद थे, तो मैंने 2 महीने एज स्पेशलिस्ट काम किया और उससे मेरा बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पीडियाट्रिक्स में। और उसके बाद फ़ौरन मैंने एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो पास किया और मैं पीडियाट्रिक्स में दाखिल हो गया। अच्छा, जब पीडियाट्रिक्स में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि पीडियाट्रिक्स एक बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है। इसमें बच्चे ना बोलते हैं, माएँ अनपढ़ होती हैं। लेकिन उस वक्त मेजर जनरल अनवर, जो उस वक्त आर्मी के पीडियाट्रिक्स के बानी थे, और मेजर जनरल अजब खान, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ मुझे चलना सिखाया और गाइड किया, जिनकी वजह से मैं फिर पीडियाट्रिक्स में एक्सेल किया।
تو ڈاکٹر صاحب اس پورے کیریئر میں آپ کے مینٹور کون رہے اور جنہوں نے آپ کو ہیلپ بھی کیا اس مقام تک آنے کے لیے؟ جی، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ میجر جنرل انور اور میجر جنرل عجب خان، ان لوگوں نے مجھے بہت انکریج کیا، مجھ پہ بہت اعتماد کیا، مجھے سکھایا. اور ایک دفعہ جب میں بڑا پریشان جنرل انور کے پاس گیا، میں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بہت ڈیتھس ہوتی ہیں، کہ آپ کو پتہ بچوں میں ڈیتھس بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں تھوڑا مایوس تھا. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا 2 باتیں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان بچوں کی طرف دیکھیں جس کی زندگی آپ کی محنت سے اللہ کے ہاتھ سے بچ جاتی ہے. اور دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ جب بھی آپ کسی بچے کا علاج کریں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کا بھانجا، بھتیجا یا بیٹا ہو سکتا ہے. اس وقت جب آپ نیت سے علاج کریں گے پھر ہم نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. یہ بات میں نے اپنے پلے سے باندھی اور اس کے بعد مجھے اس طرح کے خیالات بہت کام آئے. تو ڈاکٹر صاحب اس پورے کیریئر میں کوئی ایسا موقع آیا ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کی لائف کا موسٹ ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بالکل صحیح. جب میں بریگیڈیئر تھا اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا اور ایڈوائزر بھی تھا پیڈیاٹرکس کا آرمی کا، اس وقت آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ قائم کرنا ہے. اس کی کچھ میٹنگز ہوئیں اور ہم نے جیسے عام ہوتا ہے ہم نے پوری کیلکولیشنز کی کہ ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو باہر بھیجنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے. اور ہم نے جو اپنی اسیسمنٹ دی اس میں سرجن بھی شامل تھے، باقی لوگ بھی تھے کہ جی یہ اگلے 5 سال میں شروع ہو سکتا ہے. اس وقت کے سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل عمران مجید، جو آج کل وائس چانسلر ہیں نمس کے، نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے، انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہمیں 1 سال کے اندر شروع کرنا ہے، بس تم نے بتانا ہے کہ کیسے شروع کرنا ہے. اس وقت میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس وقت میں نے اللہ سے مدد مانگی اور پھر ہم نے نئی ریکمنڈیشنز بنائی اور اللہ کے فضل سے 1 سال کے اندر ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ شروع کیا اور 13 پیشنٹس میرے ہوتے ہوئے لیور ٹرانسپلانٹ کے ہوئے. اور الحمدللہ یہ مجھے بڑے ایک اعزاز حاصل ہے کہ جب میں وہاں سے ریٹائر ہوا، کیونکہ ویکینسی ہونے کی وجہ سے مجھے میجر جنرل نہیں بنایا گیا، لیکن مجھے ایک خط آیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی خدمات بے لوس ہیں اور آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ میں اتنا کام کیا ہے، ہم ویکینسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو میجر جنرل تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 سال اور اپنی خدمات آرمی کو دیں. یہ بالکل نئی بات تھی کیونکہ ایکسٹینشن کے لیے ہمیشہ اسپیشلسٹ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں، تو میں نے کہا جی کہ میں اپلائی نہیں کروں گا، بیکاز اگر آرمی کو میری ضرورت ہے تو آرمی کو یہ کرنا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. پھر میں نے اس لیٹر کے جواب میں یہ کہا کہ میں 1 سال کرنے کو تیار ہوں اور میں اور لوگ ٹرین کر دوں گا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت افزائی کی. 1 سال پھر میں نے لوگوں کو ٹرین کیا اور وہاں سے پھر ریٹائر ہو کے مجھے فوجی فاؤنڈیشن میں خدمات کا موقع ملا. ماشاء اللہ سر. تو سر آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ میڈیکل پروفیشنل کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے شارٹ ورڈ میں سر؟ جی، یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آج کل جو میڈیکل پروفیشن ہے وہ ایک قسم کی تجارت بن چکی ہے اور ڈاکٹرز کچھ چند لوگوں کو چھوڑ کے فار سیل ہیں. میں اپنے کولیگز اور اپنے جونیئرز کو یہ کہوں گا کہ اس وقت بڑا مشکل دور ہے اور ڈاکٹر سے بڑی سخت پوچھ گچھ ہوگی. آپ ہمیشہ اپنے مریض کی خیر خواہی اپنے ذہن میں رکھیں. اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ جہاں بھی رہا ایک پرنسپل بنایا کہ ہمارے پاس انٹائٹل پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کی فری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور پرائیویٹ پیشنٹ بھی آتے ہیں. تو پرائیویٹ پیشنٹس کا ہم نے یہ رول رکھا کہ جو پے کر سکتے ہیں وہ پے کریں گے. جب وہ پے نہ کر پائیں تو الحمدللہ ہم کسی پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کے درمیان میں اس وجہ سے نہیں بھیجتے جیسے کئی بڑے اسپتال کرتے ہیں، نام نہیں میں لوں گا، کہ پیشنٹ از ڈسچارج ڈیو ٹو اکنامک ریزن. تو ہم نے اپنا ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے، جو پیشنٹ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کا علاج مکمل کرتے ہیں، چاہے ہمیں اپنے پاس سے پیسے دینے پڑیں. اس میں ہماری پوری ٹیم کا ہاتھ ہے اور میں جونیئر ڈاکٹرز کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ ان کا لمیٹیڈ وظیفہ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے ہیں. تو ہمیشہ مریض کے جوتوں میں اپنے آپ کو ڈال کے سوچیں. ایک ماں جس کا بچہ پریشان ہوتا ہے، جس کا والد جس کا بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت برا بہیو بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو گالیاں بھی نکال سکتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک دفعہ میں ڈیوٹی پر تھا تو ایک میجر صاحب تھے، ان کا بچہ بہت سک تھا، اس کو فٹس پڑھ رہے تھے. میں ویسے میڈیکل کی کوئی کتاب ہی پڑھ رہا تھا، لیکن جو ہی وہ میری ڈیوٹی روم میں آئے تو انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا. انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بے ہوش ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں.
अगर मैं उसी टोन में उनको जवाब देता तो बात बढ़ जाती। तो डॉक्टर्स जो हैं, आप ये समझें कि डॉक्टर्स फरिश्तों की तरह होते हैं। तो मैं समझ गया कि मेरे साहब मेंटली साउंड नहीं है, तो मैंने कहा कि इस वक्त आप जहनी तौर पे ठीक नहीं लग रहे, इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बच्चे का इलाज करने दें। उनको हमने बाहर बिठाया और बच्चे के लिए हमने ज़रा फिट थे, उसको इंजेक्शन लगाए, जो भी किया, बच्चा वो ठीक हो गया। और उसके बाद आप यकीन करें कि जब बच्चा डिस्चार्ज हुआ तो मेरे साथ मेरे पाँव छूने को तैयार थे कि आप तो मसीहा हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं उन पर स्ट्रेस के टाइम भी आते हैं, लोग इरिटेट भी होते हैं, लोग एजिटेट भी होते हैं। और आजकल ये बहुत ज़माना है कि लोग आपको मारने पे भी तुल जाते हैं। ये ज़रूर है कि आपने अपने और अपने कुलीग्स को बचाना है, लेकिन आपने अपने जज्बात पे काबू रखना है। आपने एहसास करना है कि ये जो गाली निकाल रहा है, जो खुदा न खास्ता आपको मैन हैंडल कर रहा है, ये ज़हनी तौर पे परेशान है, उसको आप हटाने का बंदोबस्त करके मरीज़ की तरफ इलाज करें। और जब आप अपने खलूस से इलाज करते हैं तो यकीनन लोग बात समझ जाते हैं, अल्लाह भी आपकी मदद करता है। इसमें कोई शक नहीं सर, आप माशाल्लाह एज अ मसीहा के तौर पे काम कर रहे हैं और वाकई मसीहा हैं सर। इतनी ज़्यादा मसरूफियात, आप ऑलरेडी फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, फौजी फाउंडेशन कॉलेज और इस हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं, साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं, इसके अलावा CPSP की जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर मौजूद हैं। तो सर अपनी फैमिली और वर्क को कैसे बैलेंस कर पाते हैं सर, ये ज़रूर बताएं सर। मैं अपने जूनियर्स को भी ये कहता हूँ कि जो मुझे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम लगा वो यही लगा कि आपको लाइफ को बैलेंस इस तरह करना कि आप प्रोफेशन में भी एक्सेल करें, आप अपने रिश्तेदार माँ बाप का भी ख्याल रखें, आप अपनी बीवी बच्चों को भी टाइम दें। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत अरसे बाद मैंने ये सीखा कि आपको टाइम्स की कुछ ना कुछ डिवीजन्स करनी है, और वो डिवीजन्स 100% कंप्लीट ना भी हों, लेकिन कुछ कोई दिन आप ऐसा रखें जो फैमिली के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो। जैसे आपने बताया, सुबह मैं कॉलेज में काम करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, फिर मैं घर जाके थोड़ा आराम करता हूँ, शाम को मैं प्रैक्टिस के मैंने एक टाइम मुकर्रर कर लिया। क्योंकि देखें, जैसे आप सीनियर होते हैं, आपके मरीज़ आते रहते हैं, आप बैठे रहेंगे तो मरीज़ 12 बजे तक आते रहेंगे। मैंने एक टाइम रखा है कि 7:30 जो भी मेरा टाइम है, इसके बाद मेरी पर्ची बननी बंद हो जाती है। जो मरीज़ वेट का है उनको मैं देखता हूँ, आमतौर पर 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मैं किसी से बातचीत किए बगैर सलाम दुआ करके बस अपने एक्सरसाइज रूम में जाता हूँ और कम से कम 30 मिनट वर्जिश करता हूँ। और वीकेंड मैंने अपनी फैमिली के लिए रखा हुआ है कि उनको मैं कहता हूँ जी अब मैं आपके डिस्पोजल पे हूँ, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कुछ खाना चाहते हैं। लेकिन इस बैलेंस को एज ए जूनियर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपको ये बैलेंस करना पड़ता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अल्लाह और वालिदैन के हकूक़ नंबर 1 है, पेशेंट्स के हकूक़ उसके बाद हैं, और पेशेंट के हकूक़ के फ़ौरन बाद आपको अपनी फैमिली को ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे या फैमिली को आप टाइम ना दे पाएँ तो आपके बहुत कामयाब होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो हमने देखा है कि वालिदैन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए अवेलेबल नहीं हैं तो हमें इस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बैलेंस करना सबसे मुश्किल काम है, और इसको आप सिर्फ वक्त के साथ साथ सीख सकते हैं। तो सर अगर इस मकाम पर आके आपको किसी फॉरेन कंट्री में सर्व करना पड़ जाए तो आपकी क्या राय होगी सर? अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करूँगा। मैं लाहौर CMH में पोस्टेड था, तो एक वालिदैन आए जो कि डॉक्टर थे, मियाँ बीवी, और अमेरिका में मुक़ीम थे बहुत अरसे से। बच्चा उनका अमेरिका में ही पैदा हुआ था। जब वो लाहौर CMH में आए तो उनको बहुत सख्त डायरिया लगा, क्योंकि वहाँ बच्चे इम्यून नहीं होते, उनको इतना आदत नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने मैनेज किया, अल्लाह ताला के फजल से वो ठीक हो गया। तो मुझे अभी तक उस औरत के अल्फाज याद हैं। उसने कहा, डॉक्टर लोधी, यू आर ए वेरी क्लेवर डॉक्टर, व्हाई डोंट यू कम टू स्टेट्स। तो मैंने उनको बताया कि देखें, जिस मुल्क ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उस मुल्क पे मेरा कर्ज है। तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि उनको कोई भी इलाज करे, यहाँ अच्छे डॉक्टर भी हैं जो यहाँ रह के खिदमत करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला जो यहाँ पे मेहनत करता है उसको भी इतना कुछ देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अच्छे डॉक्टर्स को पाकिस्तान में ज़रूर बाहर से ट्रेनिंग करनी चाहिए, बाहर से सीखना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने बच्चों को सर्व करें, क्योंकि यहाँ अभी तक फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। और जो कुछ हम इस मुल्क की वजह से हैं, इस वजह से। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि आर्मी में था, आर्मी ने मुझे 4 साल मौका दिया कि सऊदी अरब में मैंने मल्टी नेशनल हॉस्पिटल में काम किया, एक्सपोजर अच्छा हुआ। लेकिन मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाहिश नहीं हुई कि बहुत पैसे कमाने के लिए मैं कहीं जाऊँ। हाँ, मैंने ये ज़रूर कभी सोचा कि सऊदी अरब कुछ अर्सा लगाऊँ कि वहाँ मक्का मदीना ये चीज़ें हैं। फिर मैंने सोचा कि वहाँ तो बहुत लोग जाते हैं। तो मेरी ये जूनियर्स को एडवाइस है कि आप ज़रूर बाहर से ट्रेन हो, अगर आपको बाहर मौका मिले ज़रूर आप काम करें, लेकिन अपने मुल्क का ख्याल नंबर 1 रखें, अपनी कौम का आप पे हक चाहते हैं। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको इस इरादे में और इस नीयत में बेहतरीन अजर अता फरमाए। लास्ट में सर हम इंटरव्यू की क्लोजिंग की तरफ बढ़ चुके हैं,
تو سر میں چاہوں گا کہ آپ ایک کوئی ٹیک ہوم میسج یا ایک چھوٹی سی ایڈوائز اپنے جونیئرس کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اس انٹرویو سے سیکھ لے سکیں اور اپنے کیریئر میں ایکسل کر سکیں. جی جونیئرس کو میں یہ بتاؤں گا، جو دو باتیں صرف میں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو میڈیکل نالج ہے یہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کا ڈبلنگ ٹائم بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابریسٹ رہنے کے لیے کرنٹ چیزوں پہ پڑھنا لکھنا ہر وقت جاری رکھنا چاہیے، چاہے آپ سینئر ہو چاہے آپ جونیئر ہو. یہ پہلا ہے. دوسرا میں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو کہوں گا کہ پلیز اس کو بزنس نہ بنائیں. آپ مریضوں کے لیے سنسیئرلی کام کریں گے، پیسہ خود بخود آئے گا. تو آپ مریض کی ٹریٹمنٹ، اس کی کیئر کے بارے میں سوچیں، منی کے بارے میں مت سوچیں. اور تیسری میں یہ کہوں گا کہ کمپنیز کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہت احتیاط رکھیں کیونکہ یہ ریلیشنز آپ کی جنت یا دوزخ ہو سکتے ہیں. ان بٹوین دی لائن میں نے بہت بات کی ہے، اگزامپل اس کی نہیں دینا چاہتا، سب لوگ یہ سمجھ لیں. شکریہ. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو آپ کے جونیئرس تک اور عام پبلک تک پہنچا سکیں تاکہ آپ کے اس انٹرویو سے لوگ سیکھ کر اپنے کیریئر میں کچھ بہتریاں لا سکیں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.